बता भाई कौन सा नंबर? सेकंड ही नहीं बना, सेकंड तो TIR का है। ये 60 है, ये 30, ये 60। वो क्या कह रहा है? डज नॉट इमर्ज, डज नॉट इमर्ज मतलब इस 60 को थीटा सी से बड़ा होना पड़ेगा। तो और बोलिए, ELP4 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 फटाफट देखो। 1 से 13 कौन सा? चौथा, चौथा, चौथा। देखा तो, चौथा। रे सफर मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मिनिमम डेविएशन है, ये I है, ये R है। वो कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब I क्या है? 2R। I क्या है? 2R। सही है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या लगा दें? स्नेल लॉ। 1 sin I इक्वल टू म्यू साइन R। I की जगह क्या रख दें? 2R, म्यू √2। तो 2 sin R cos R इक्वल टू √2 sin R। ये कटा तो cos R आ गया 1/√2। R कितना आ गया? 45। पूछा क्या है? पूछा क्या है? A कितना होता है? 2R। और बोलिए, ELP नंबर 4, 11वां। When ray passes through symmetrically, सिमेट्रिकल का मतलब मिनिमम डेविएशन हो गया क्या? बस मिनिमम डेविएशन, ये रे सीधी गई। क्या क्या दे रखा है? 35 डिग्री तो एंगल दे रखा है, और इक्विलेटरल प्रिज्म है, मतलब A कितना? 60। पूछा क्या है? डेविएशन। बहुत आसान सवाल। मिनिमम डेविएशन 2I माइनस A। I 35, A 60, 70 माइनस 60, डेल्टा मिन 10। हाँ, थिन प्रिज्म नहीं, वो तो डेल्टा मिनिमम है नहीं, वो तो I पे डिपेंड ही नहीं करता, वो तो हमेशा डेल्टा ही रहेगा। वो हमेशा लागू होता है, कोई डेल्टा मिन नहीं है। और कोई? ELP नंबर 4, 12, 12 कह रहा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना दे रखा है? 30, डेल्टा मिनिमम 30, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है म्यू, रिफ्रैक्टिव एंगल दे रखा है 60। बस म्यू का वो डरावना फॉर्मूला लगा दो, साइन A प्लस डेल्टा m/2 sin A/2।
ए प्लस डेल्टा एम 90/2 45, ए बाय 2 30, साइन 45 1/√2, साइन 30 12। सवाल नंबर बोल। 12 में कौन सी लाइन? अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फेस, पैरेलल बीम आ रही है, उसमें क्या दिक्कत है? ये लाइट आ रही, हाँ जी। टीएलपी नंबर 4, 3 नंबर देखो, 3। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर विच एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज π/3। तो मिनिमम डेविएशन दे रखा है π/3 मतलब 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब ए भी 60। म्यू साइन ए प्लस डेल्टा मिन बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2, साइन 60 + 60 120/2 60, ए बाय 2 30। और बोलिए। टीएलपी नंबर 4, टीएलपी नंबर 4 कुछ भी देख लो आराम से, कोई डांट डपट नहीं, आपको बोल ही दिया 5 मई तक कोई डांट डपट नहीं है। कुछ भी पूछेंगे पहले सर पे आपको पहले हाथ फेरा जाएगा, कोई डांट डपट नहीं, बिंदास एकदम खुश, एकदम कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ाना है अपन को सेंटर, बढ़िया बस। अच्छा रिजल्ट, अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा माहौल, एकेडमिक बढ़िया, एकदम बढ़िया काम करना है। अभी ईएलपी 4 की बात हो रही है। ईएलपी 4 कोई डाउट? बढ़े आगे, चलो बिल्कुल मैं सुन रहा हूं, बढ़े आगे, चलो। एक कॉन्सेप्ट लिखना है, प्रिज्म में लिखें। चलो क्लास नोट्स निकाल लो। चलो शुरू करें, सब सेट है? चलो लिखो। एक ये एम्स का कॉन्सेप्ट है और आईआईटी में पूछा गया था एक बार, फिर एम्स में रिपीट हुआ, अपने नीट में तो नहीं आया, फिर भी एक बार समझ लीजिए। उन्होंने कहा कंडीशन बताओ, मत मत बात कर, कंडीशन बताओ जब लाइट सरफेस एसी से इमर्ज नहीं हो। मत कर बेटा, वैसे एक एक को कैसे बोलेंगे, मना करने से समय लग जाएगा ज्यादा। कंडीशन बताओ जब लाइट सरफेस एसी से इमर्ज ही ना हो। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, वैसे तो उत्तर याद करने का है, पर एक बार अपन समझ लेंगे तो बढ़िया है। चलो अब सुनते जाओ ईमानदारी से, बढ़िया मन से। लाइट आई, आपको मैंने कहा था ये डायग्राम खूब बार बनेगा, 7-8 बार मैं बना चुका हूं। ये R1 हुआ, ये R2 हुआ और ये E। अब हम चाहते हैं लाइट एसी से बाहर नहीं निकले। अगर लाइट एसी से बाहर नहीं निकले
इन शब्दों का क्या मतलब है? क्या हो जाए? TIR, यही तो मतलब है। बाहर नहीं निकले मतलब TIR हो जाए। TIR की क्या शर्त है? हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो I है ना सर। जिस सरफेस पे TIR हो रहा है वहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए, वहां का। तो बताइए कहां TIR हो रहा है? यहां। तो R2 को थीटा C से बड़ा होना पड़ेगा। हमेशा R2 को थीटा C से बड़ा होना पड़ेगा। आराम से समझिए एक छोटी छोटी बात। R2 को हमेशा थीटा C से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर R2 बड़ा होता रहा तो वो हमेशा लाइट क्या करती रहेगी? TIR करती रहेगी। क्या R2 कांस्टेंट है क्या? नहीं यार, I बदल रहा है। I बदलता है सर। I कहां से कहां बदल सकता है? आप सोचो, पूरे ऑप्टिक्स में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 0 से 90 ही वेरी कर सकता है। इसके अलावा इसकी कोई औकात नहीं है। 0 बढ़ते बढ़ते 10, 12, 15, 20, 70, 80, 90, 0 से 90, 0 से 90, 0 से 90। सोचो I वेरी करेगा तो R1 वेरी करेगा। क्या R1 R2 से जुड़ा हुआ है? हाँ। तो A बराबर R1 प्लस R1 वेरी करेगा। तो हम तो चाहते हैं R2 हमेशा ही थीटा C से क्या हो? बड़ा। मतलब R2 की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू भी थीटा C से बड़ी आए। इस बात को आप समझिए। जैसे किसी एक बच्चे की बात करते हैं, उसने 12 टेस्ट दिए। अब हम चाहते हैं कि सर उसका सिलेक्शन हमेशा हो। इसका मतलब क्या है? एक वाक्य सुनो, उसके जो भी सबसे कम नंबर आए वो भी कट ऑफ से ज्यादा होने। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे खराब नंबर भी कट ऑफ से ज्यादा है, इसका मतलब बाकी 11 माइनर के नंबर उससे और ही अच्छे ही होंगे। R2 को हमेशा TIR करना है, तो R2 की सबसे छोटी सी छोटी वैल्यू भी TIR करने में सक्षम हो तो बाकी वैल्यू तो TIR करेगी करेगी। सोचो अगर R2 मिनिमम है तो क्या R1 मैक्सिमम होगा? सोच के बताओ। क्यों? इन दोनों का सम कांस्टेंट है ना भाई। छोटी छोटी बातें क्यों परेशान होते हो? 10, 2 प्लस 8, 10, 3 प्लस 7, 10, 6 प्लस 4, 10, 9 प्लस 1। ये R1 है, ये R2 है, ये A है। छोटी छोटी बातें समझो। जिस समय R2 मिनिमम है उस समय R1 को मैक्स होना पड़ेगा। देख लो, कोई रॉकेट वाली बात थोड़ी ना है। R1 R2 जुड़कर A पैदा कर रहे हैं। जिस समय R2 मिनिमम है, R2 की मिनिमम वैल्यू 1 है, उस समय R1 कितना है? 9। ऊपर है 2, 3, 6, 9, तो R1 उस समय क्या होगा? मैक्सिमम। ये बात भी सही है यार। जिस समय R2 मिनिमम उस समय R1 मैक्स। जिस समय R1 मैक्स है उस समय I भी तो मैक्स होगा, क्योंकि ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? स्नेल लॉ से। देखो कैसे, बात कठिन है पर जबरदस्त है। R1 किससे जुड़ा हुआ है? I से। कैसे जुड़ा हुआ है? स्नेल लॉ लगाओ। 1 साइन I इक्वल टू म्यू साइन R1। सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर R1 मैक्स तो I भी मैक्स। अब कहानी बहुत लंबी हो गई है तो थोड़ी गहरी सांस लेके 2-3 बार सुनते हैं। सर वापस समझा दो। चल वापस समझा देता हूं। मुझे लाइट को TIR कराना है, समझ नहीं है, मेहनत करनी है, क्योंकि अब समय मेहनत का है। सर आप क्या मेहनत कर रहे हो वो बता दो, मैं आपको बता देता हूं। अपन क्या करेंगे वो भी तो है। आप भी हमारे साथ दौड़ोगे तो क्या हमें मोटिवेशन मिलता है। यार मास्टर भी सीरियस है। आप क्या कर रहे हो? मैं आज क्या करूंगा, पूरा प्रिज्म बिल्कुल बेसिक से सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के ELP के फिर से कराऊंगा रात को 9:30 बजे। ठीक है? ऑप्शनल क्लास, जिसको आना है आए। पूरा प्रिज्म बिल्कुल जीरो से, सारी बातें फिर से
मॉड्यूल के सवाल बढ़िया, ईएलपी के सवाल, कॉन्सेप्ट बिल्डर के सवाल सारे कराऊंगा 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में। ये आपके लिए डेडिकेटेड। आपको लगे यार ये लोग सीरियस हो गए यार हमारे सिलेक्शन के लिए, तो उससे क्या होगा, आपका भी एक मन बनता है यार, इंस्टीट्यूट भी यार अपने साथ भाग रहा है, अपने साथ टीचर भाग रहे हैं, तो अपन को क्या और मोटिवेशन मिलता है और एनर्जी मिलती है कि ये लोग इतना पढ़ाई को लेके सीरियस हैं। अभी पढ़ाया, कह रहे हैं रात को फिर पढ़ा दूंगा 1.5 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है ना यार। मेरे ऑप्टिक्स का डर धीरे धीरे निकलता जाएगा, और अगर डर निकल जाएगा फिर तो अपन लड़ाई जीत लेंगे। तो थोड़ा सा इस बात को और समझिए और मेहनत करिए। हम भी दिन भर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिर मेहनत कर रहे हैं यार आप लोगों के लिए, आप भी और मेहनत करो। अभी थकना हारना कोई ऑप्शन में नहीं है, केवल फाइटिंग करनी है। तो फिर से मिलेंगे, सारा प्रिज्म वापस पढ़ाऊंगा, क्लास नोट्स की सारी बातें, सारे के सारे क्वेश्चन, मॉड्यूल के, ईएलपी के, सब कुछ 100%। अभी ये ईएलपी सॉल्व करिए, देखिए ईएलपी नंबर 4 बच्चे ने पूछा, कोई हवा में नहीं किया, 1 2 3 4 5 जो जो पूछे पूरे पूरे करके दिखाए, कोई ऐसे नहीं ये लगा लेना ये हो जाएगा फिर सॉल्व कर लेना, नहीं भाई। बच्चे का समय बड़ा जबरदस्त है यार, अभी ऐसे हवा में बोल देंगे बच्चा न्यूमेरिकल करना छोड़ देगा भाई, वो ईएलपी नहीं करेगा कि गुरुजी तो ऐसे ही बता देते हैं ये हो जाएगा ये कर लेना, ये तो करा रखा है, ये तो अपने आप ही हो जाएगा। उससे क्या होता है, भावनाएं आहत होती हैं। अभी क्या है, सर से पूछा, सर ने ईमानदारी से पूरा डायग्राम बना के फॉर्मूला लगा के सब समझाया, मन और खुश हुआ, और होमवर्क करेंगे यार। तो ये चीजें क्या है, कनेक्ट होती हैं आगे से आगे से आगे से आगे, कि नहीं यार सर बताने को तैयार हैं, सर फिर शाम को पढ़ाने को तैयार हैं, सर से बस मुझे डाउट पूछना है, सर आगे से आगे खुश होकर बता रहे हैं, कहीं भी मुंह नहीं बना रहे, अरे यार ये तो अपने आप ही कर लेना है यार, ऐसा नहीं है ना। तो ये छोटी छोटी बातें क्या मैटर करती हैं। इसलिए अब समय ये है कंक्लूजन कि भैया पढ़ना है, अब पढ़ो, बस सब बातें भूल जाओ, इधर उधर की सारी गतिविधियां बंद कर दो और पढ़ाई पे आ जाओ। अब बोलो, मुझे टीआईआर करवाना है, इसका मतलब R2 की छोटी से छोटी वैल्यू भी कट ऑफ क्लियर कर जाए। ये देखो पहला कॉन्सेप्ट, जिस समय R2 मिनिमम है उस समय R1 मैक्स होगा, और R1 जुड़ा हुआ है किससे, अब I को भी मैक्स होना। बेटा I मैक्स कितना हो सकता है बता, 90 डिग्री, मतलब लाइट कितने पर आएगी, 90 पे। अब देखना मजा आएगा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा है। ये लाइट आई 90 पर, अब बताना कैसी जाएगी, यही बड़ी जबरदस्त है, थीटा सी पर जाएगी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। थीटा सी पर आते थे तो 90 पे जाते थे, थीटा सी पर आते थे 90 पे जाते थे, उल्टा 90 पर आएंगे थीटा सी पे जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी याद करो, प्रिज्म का एंगल, आप पानी पीने गए और मैंने तीर का निशान बदल दिया, तो जो आई था वो ई बन गया था, और जो ई था वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, बचपन में भी अपन खेलते थे कि उल्टा सीधा एक समान बताना है। नमन, मलयालम, याद करिए, जहाज, डालडा, बिल्कुल, तेजू के पापा के जूते, ये देखो आप, ये नया है, तेजू के पापा के जूते, ये उल्टा सीधा एक समान है, पढ़ लो, दोनों तरफ से एक समान है, ये उल्टा सीधा एक समान है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बचपन में आपको सिखा रहे थे कि यार उस दिन तुझे ऑप्टिक्स का रिवर्सिबिलिटी समझ में आ जाए तो छोटे छोटे एग्जांपल अभी से पढ़। और राधा की बोनी में नींबू की धारा, ये देखो आप, ये पढ़ के देखो साहब, कभी आप फ्री हो आप मेरे से मिलना, मुझे ऐसे 101 याद है, 101 जो उल्टा सीधा पढ़ने पर एक जैसे लगते हैं, कभी फ्री हो मिल लेंगे अपन। ऐसे 101 लाइन याद है जो आगे और पीछे उल्टा सीधा पढ़ने पर एक जैसा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ना सर मैं तो सर हर जगह मेरी हालत खराब है सर, ऐसा नहीं। अपने फिजिक्स भी बढ़िया करनी है, जनरल नॉलेज भी बढ़िया करनी है, एक्टिव भी रहना है, खुश भी रहना है, तभी तो मजा है यार। ऐसा नहीं है कि अपन को ऐसा ऐसे
पीछे रहना है, हर जगह आगे भागना है। तो वापस देखें, तो थीटा सी पे आओगे, आओ वापस सुनो, थीटा सी पर आओगे तो 90 पे जाओगे, जरा उल्टा बोलो, 90 पर आओगे तो थीटा सी पे जाओ। अरे हेलो, तो बता R1 कितना आ गया, थीटा सी। R2 बता सकते हो, A बराबर होता है R1 प्लस R1 थीटा सी, तो R2 आ गया A माइनस थीटा सी। अरे बोलो, R2 आ गया A माइनस, अब यहां R2 के लिए डाल दो, तो A माइनस थीटा सी इज ग्रेटर देन थीटा सी, A is greater than theta c plus theta c, A is greater than 2 theta c। ये अपन को सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए। कल एक शॉर्ट नोट शेयर किया था, आपने देखा ही नहीं, समय नहीं मिल पाया आपको, उसमें पूरा प्रिज्म की बातें लिखी हुई थी, ये बात भी थी, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, जिसे याद होना चाहिए A किससे बड़ा होना चाहिए, 2 थीटा c, तब लाइट सरफेस AC से बाहर नहीं निकलेगी। नोट कर लीजिए अच्छे से, एक बार और फास्ट फिर समझा देता हूं। पूरा डेरिवेशन वैसे चाहिए नहीं, पर अपने पास समय था इसलिए अपन ने पढ़ लिया, बाकी शॉर्ट नोट में सीधा उत्तर जाएगा, A is greater than 2 theta c। एक बार रिवर्स में वापस समझाऊंगा, फिर अगले सवाल में इस बात को काम में लूंगा। हाँ पहले लिखो फटाफट, कोने वाला जूम कर रहा हूं, पहले ये वाला पोर्शन लिख लो, ये वाला पोर्शन लिखो पहले, देखो ये देखो, पहले ये लिखो, 90 पे आओगे तो थीटा सी पर जाओगे, ये थीटा सी है तो R2 कैसे आ गया, A बराबर क्या होता है R1 प्लस R2, फटाफट लिख लो। अगले सप्ताह 6 लेक्चर हैं, 6 लेक्चर थोड़ा ज्यादा भागना है, रोज भागना है, सोमवार से लेकर शनिवार तक। शनिवार तक आते आते आपको ऐसा लगेगा रे ऑप्टिक्स 90% हो गई। अगले 6 दिन बढ़िया पढ़ाई करनी है, अगले 6 दिन चलेगा लेंस और मिरर, सवाल आना ही है, वहां से 2 प्रश्न आते हैं, इसलिए अगले सोमवार से शनिवार तगड़ा भागना है। तो शनिवार तक आते आते ऐसे लगेगा सर रे ऑप्टिक्स 90% हो गई, वेव ऑप्टिक्स में ज्यादा नहीं है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, केवल इंटरफेरेंस समझने का है, डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन तो एक एक दिन के हैं, डिफ्रैक्शन और छोटा हो गया इस साल, रिजॉल्विंग पावर भी हट गई है, तो डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन आधा आधा घंटा, पौन घंटे के चैप्टर है, मेन फोकस ही किस पे करना है, इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस भी 70% है साउंड वेव वाला इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आप वेव ऑप्टिक्स तो मतलब बहुत आसानी से हो जाती है तैयार, फोकस ही किस पे करना है, रे पर, और रे में अगले 6 दिन और है, बस अगले 6 दिन अपन कर लेंगे तो ऐसा लगेगा रे अपने कब्जे में आ गया है। तो सोमवार से शनिवार कोई छुट्टी नहीं चाहिए, कोई होमवर्क में भी घर पे छुट्टी नहीं चाहिए, जब जो होमवर्क दिया जाए ईमानदारी से उसको बनाइए। चलो मैं जूम आउट कर रहा हूं, अब जो बचा हुआ है वो लिख लो। अच्छा शॉर्ट नोट में पूरा पेज नहीं जाएगा क्योंकि कभी नीट में आया ही नहीं है, सिर्फ सीधा उत्तर याद होना चाहिए, अगर लाइट को सरफेस AC से बाहर नहीं निकलना तो एंगल ऑफ प्रिज्म 2 थीटा C से बड़ा होना चाहिए, दैट्स इट, सीधा उत्तर जाएगा। IIT एडवांस में आया हुआ है, एम्स में पूछा गया है, नीट में कभी नहीं आया, केवल उत्तर याद करना है, पर पढ़ाया इसलिए है कि भाई आपको ये बात समझ में आए कि एंगल आई कहां से कहां वेरी करता है, एंगल आई देखो, एंगल आई कहां से कहां वेरी कर रहा है, एंगल आई वेरी कर रहा है 0 से लेकर 90 तक, आई की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू बताओ 90, आई की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 90, बोलो ठीक है क्या, चलिए देख लो अच्छे से, इस बात को बॉक्स में डाल लो, ये बहुत काम आएगी, इसको हाईलाइट कर लो, आई की रेंज 0 से
90। देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है। प्रिज्म तैयार कर लो अच्छे से। कोई बात कम समझ में आई है तो रात को फिर मिलो 9:30 से 10:30, पूरा प्रिज्म फिर से रिव्यू। स्पेशल क्लास, फ्री क्लास, कोई अलग से उसका फीस नहीं है, साथ में फ्री है। मार्च अप्रैल में फिर रिवीजन का वायदा फिर कर रहे हैं कि भैया ये चीजें फिर से सिखाएंगे, इसलिए कहीं टेंशन मत लो। सिलेबस करा दोगे कि 28 फरवरी तक? बिल्कुल डॉट, बिल्कुल डॉट। पहले भी आपको कमिट किया था, फिजिक्स 28 फरवरी से पहले करवा दूंगा, अभी भी उसी पे कमिटेड हूं। नहीं अब तो फिर आप केमिस्ट्री की बात मुझसे क्यों करोगे? फिर तो आप एसएसटी की बात करने लग जाओगे। सर मेरे जूलॉजी के बचा हुआ है सर। चलो लिखें, यहाँ खड़ा होना पड़ेगा फिर अभी, हाँ ध्यान रखना है ना। लिखो, हैंग डालो और हाथ ऊपर करके ध्यान रखना। चलो लिखो एक क्वेश्चन, लिखो, बोलो, लिखो। फॉर क्वेश्चन है, फॉर FOR, फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, स्टार लगा लीजिए। फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन is equal to refracting angle ब्रैकेट में लिखिए, इसका पर्यायवाची नाम क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म हिंदी में बताइए इस वाक्य का क्या मतलब हुआ? डेल्टा मिनिमम किसके बराबर हो गया है? ए के बराबर, है ना। डेल्टा मिनिमम किसके बराबर हो गया है? ए के। देन फाइंड द range of refractive index of the material of the prism। यहां रख के लिखे ना, फिर टेबल काय को बनवाइए, जमीन पे बैठ जा। find the range of the refractive index of the material of the prism। चलो अब पहले आप ट्राई कर लो, जो काटा कूटा कर सकते हो। जैसे डेल्टा मिन बराबर क्या मिला? ए। डेल्टा मिन का फॉर्मूला डालो 2i माइनस ए। फिर म्यू पूछा है, म्यू का लगाओ। जितना आप खींच सकते हो सवाल को खींचो, एक जगह अटकोगे तो वहां मैं हेल्प करूंगा। देखो अटेम्प्ट करो, सॉल्यूशन छापने से कुछ नहीं होना, अटेम्प्ट करो, वो काम का है। ईमानदारी से उसको अटेम्प्ट करो कि ऐसा देखो मैं यहां तक इस सवाल को खींच सकता हूं, फिर मैं खड़ा हूं ना यहां पर, मैं आइडिया दूंगा। अब देखो डेल्टा मिन कितना है? ए। तो मैंने डेल्टा मिन का फॉर्मूला सोचा 2i माइनस ए। तो 2i बराबर 2a। तो i बराबर क्या आ गया? अरे यार कुछ भी नहीं मिला इससे, तो कुछ भी नहीं मिला, छोड़ा। सर ये लगाया ही का है आपने? म्यू पूछा था। ओके बेटा गलती हो गई, सर म्यू लगाओ ना डायरेक्ट। ठीक है बेटा, a प्लस डेल्टा मिन बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2। अब तो याद हो जाना चाहिए। डेल्टा मिन की जगह क्या दे रखा है? तो डेल्टा मिन की जगह क्या रख दो? a। तो बताओ म्यू बराबर साइन a प्लस a बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2। तो a प्लस a 2a, 2a बाय 2 a साइन a अपॉन साइन a बाय 2। कल भी आपको ऐसा बताया था, याद है भैया? अब ये गणित में फंस रहा है, ऊपर नीचे कट नहीं सकता और एंगल अलग है, साइन को अब खोलना पड़ेगा।
2 साइन थीटा बाय 2, देखो आधा हो जाएगा कॉस ए बाय 2। ये स्टेप काम का है, नहीं तो आप अटक जाओगे। इस स्टेप को स्टार लगाइए, एआईपीएमटी में आया हुआ है, जब सब्जेक्टिव पेपर होता था तब का सवाल है ये, अच्छा काम का सवाल है। उस साइन ए को ब्रेक करना आना चाहिए। ये फॉर्मूला याद आया कौन सा होता है? यहां लिख देता हूं, अपने काय की शर्म है, यहां लिख दो साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आधे हो जाते हैं। और अगर साइन ए है तो ए बाय 2 कॉस ए बाय 2। बोलिए, बस तो ये कट गया, तो म्यू की वैल्यू आ गई 2 कॉस ए बाय 2। पर सर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब रेंज पूछिए, क्या एक ही जगह आई रख सकते हैं? एक ही जगह आई रख दो, तो म्यू बराबर आ गया 2 कॉस आई बाय 2। हाँ सर, अब थोड़ी बात समझ में आ रही है। म्यू की रेंज मतलब आई की भी रेंज, और अभी आपने हाईलाइट करके इसलिए बताया था कि आई की रेंज कहां से कहां होती है, 0 से 90। इसलिए आप जानबूझकर वहां आप हाईलाइट करवा के लाए, आपको भी पता था कि अगले सवाल में काम आएगा। ये देखो, साजिश के तहत आपने यहां हाईलाइट किया कि आपको पता चले कि देख आई कहां से कहां जाता है, 0 से 90। तो अब अपन को एक बार आई क्या रखना है, 0, और एक बार आई क्या रखना है, 90। रख लो, एक बार आई रखो 0 और एक बार आई रखो 90, अपने आप म्यू की रेंज आ जाएगी। एक बार रखो आई 0 और एक बार रखो आई 90, एक बार आई रखो 0 और एक बार आई रखो 90। तो जब मैं आई को 0 रखूंगा तो बताओ क्या मिलेगा, म्यू 2 कॉस 0 बाय 2, 0 नहीं होगा ध्यान रखना, ये कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 1, तो म्यू आया 2। और एक बार आई को क्या रखो 90, तो म्यू आएगा 2 कॉस 90/2, तो 2 कॉस 45, कॉस 45 होता है 1/√2, तो म्यू आया √2। तो रेंज आ गई √2 से 2, √2 से 2। स्टार लगा लो, एआईपीएमटी पीवाईक्यू लिख लो। अच्छा सवाल है, थोड़ा कठिन सवाल है, करा हुआ होगा तभी परीक्षा में चमकता है ये। आई की रेंज 0 से 90, फिर लिख लो वहां नोट लगा के, आई की रेंज 0 से 90 डिग्री होती है। दिक्कत थोड़ी ना है, 4 बार लिखा हुआ होगा तो कोई दिक्कत थोड़ी, नंबर थोड़ा कटेंगे, अपने दिमाग में याद रहेगा। आई की रेंज 0 से 90 डिग्री होती है। बोलो क्लियर है? लाइन खींच के खत्म कर दो, पन्ने पलटो, प्रिज्म जहां से हेडिंग डाली थी, कितना छोटा सा टॉपिक है और कितने सारे सवाल थे। आप देखो, अगर जिसने एक्सरसाइज 3 करी हो यार, 8-10 सवाल केवल प्रिज्म के, और 1.5 लेक्चर में तो पूरा हो गया। लेंस पढ़ाने में मुझे 4 लेक्चर लगेंगे, तब जाके 10 सवाल सॉल्व होंगे एक्सरसाइज 3 के। आप ये देखो, 1.5 लेक्चर में ही एक्सरसाइज 3 के 8-9 सवाल दिए थे कल होमवर्क में, सब बन गए आपसे। इसका मतलब छोटा टॉपिक है और काम का टॉपिक है, तो अपन को संडे को बैठकर प्रिज्म पूरा तैयार करना है। देख लो, क्या प्रिज्म का सेक्शन ओके है? आसान टॉपिक है। इसके साथ क्या जोड़ना है, ईएलपी नंबर 4 पूरी डेडिकेटेड है किस पर, प्रिज्म पर, एक्सरसाइज 1, 2, 3 और कॉन्सेप्ट बिल्डर। अगर आपने इतना कर लिया, ये सारे मिलाकर प्रिज्म के हैं 55 सवाल, 55 सवाल हो गए, मतलब अपना प्रिज्म तैयार, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। क्लियर है बात? चलो अब क्लास नोट्स को आगे बढ़ाते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। लिखिए, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस।
रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। अभी तक जो सरफेसेस थी वो सब प्लेन थी। सोचो, प्रिज्म, हाँ यार प्रिज्म की भी सरफेस प्लेन थी। स्लैब, स्लैब की सरफेस भी प्लेन थी। बीकर, बीकर में पानी भरा, उसकी भी सरफेस प्लेन थी। तो पिछले 6 लेक्चर में सरफेस प्लेन थी। आज से सरफेस कैसी हो जाएगी? कर्व। इधर म्यू 1, इधर म्यू 2। अभी तक सरफेस प्लेन थी। पहले टॉपिक की भी तो फील लाओ कि पिछले 6 लेक्चर में, आज 7वां है, पिछले 6 लेक्चर में सरफेस प्लेन थी, आज से सरफेस कैसी हो जाएगी? कर्व। इसलिए हेडिंग क्या आ गई बेटे? रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। बोलो क्या ये बात ओके है? चलो हेडिंग डालो, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। फोटो बनाओ और बढ़िया समझ के इस पे आज सवाल करते हैं। और एकदम मन से समझो एक एक बात कि यार बस सर बढ़िया काम हो जाए, प्रश्न सारे बन जाए। सब बनेंगे बिल्कुल, एक भी नहीं अटकेगा। एक छोटा सा एग्जांपल समझो क्या होता है, क्यों हमें नहीं हार माननी चाहिए। छोटी सी बात। पहला, जैसे ना साइकिल सिखाते हैं छोटे बच्चे को, चौथी में, पांचवी में, छठी में, कोई बच्चा 8 साल, 10 साल, 5 साल, कोई साइकिल, एक बहुत बेसिक एग्जांपल जिसमें आप सब एग्री करोगे। तो जब साइकिल सिखाते हैं ना, तो पहली बार में तो कहाँ बैलेंस बनता है, 2-3 बार गिरता है, फिर पीछे से फादर को, मदर को, या कोई जो सिखाने वाला है वो साइकिल को हाथ रख के उसको बैलेंस बना के भागता है। ऐसा प्रोसेस 5 से 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 3 दिन, 18 दिन चलता है और फिर बच्चे का बैलेंस बन जाता है। आप मुझे बताओ, जो पहले 3-4 दिन जब बच्चा साइकिल सीख रहा है, वो गिर रहा है बार बार, पर है वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है, मैं साइकिल कब चलाऊंगा, कैसे चलाऊंगा। पर सिखाने वाले को कितना कॉन्फिडेंस है, उसको पता है ये एक प्रोसेस है, 5-7 दिन, 10 दिन होगा, उसके बाद वो सीख जाएगा। आपको भी अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे अरे हाँ सर ये तो क्या है, 3 बार गिरेगा, 10 बार गिरेगा, 8 बार गिरेगा और फिर बैलेंस बन जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। इतने सालों से लोग साइकिल चला रहे हैं, बढ़िया बैलेंस बन जाता है। पर वो जो प्रोसेस है ना, 3 से 5 दिन का, 10 दिन का, 12 दिन का, वो तो निकालना पड़ेगा ना उस बच्चे को। सेम बात आप अपने अप्लाई करो फिजिक्स में, न्यूमेरिकल में। जब आपके सवाल गलत होते हैं ना, आपसे नहीं हो पाते, हम क्या सोचते हैं, अरे यार ये तो प्रोसेस है, 10 दिन 15 दिन लगा रहेगा, सवाल बन जाएंगे। हमें उस लेवल का कॉन्फिडेंस है क्योंकि हम तो इतने साल से देख रहे हैं ना, हमें पता है कि ये तो एक प्रोसेस है, 10 बार गलत होंगे, फिर डायग्राम बनेगा, फिर सही होगा, फिर गलत होगा, सीख जाएगा। जैसा वो साइकिल वाले को, एक्सपर्ट को पता है, अरे यार सर ये तो रोज की बात है। स्विमिंग वाले को जो सिखाता है उसको भी पता है रोज की बात है, पहले 3 दिन डरेगा, पानी में नहीं उतरते, पैदल नहीं चल पाते, पैर, हाथ पैर नहीं चलते, उसको कितना कॉन्फिडेंस है, अरे मैं तो इतने सालों से सिखा रहा हूँ सर, हजारों बच्चे सिखा दिए, 15 दिन नहीं तो 1 महीना, जो थोड़ा सा ज्यादा डरता है 1.5 महीना, पर जो रोज आएगा, प्रैक्टिस करेगा, वो तो सीख ही जाएगा। तो थोड़ा सा इन एग्जाम्पल से आप समझो कि अपन को बने रहना है, अपन को हताश नहीं होना है, अपन को निराश नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। ये प्रोसेस है। हो सकता है आप एकदम एंड पर आ गए हो, बस 2 दिन एफर्ट और मारना था, आप उतने में निराश हो गए, लास्ट एज पर आप आके निराश हो गए। मत करना ऐसा। अपन को मई तक बने रहना है, पूरे एफर्ट लगाते रहना है। कब वो एकदम से टर्न अराउंड हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मुद्दे की बात यह है कि अपन को रोज प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल बनाने हैं, रोज पढ़ना है। दूसरा छोटा सा उदाहरण वो समझिए कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। अपने शरीर को कष्ट नहीं देंगे। कष्ट देने का मतलब होता है कठोर मेहनत। टेबल कुर्सी पे पढ़ना है तो टेबल कुर्सी पर ही पढ़ना है, रोज पढ़ना है डिसिप्लिन से तो रोज ही पढ़ना है। कंफर्ट जोन से बाहर आना है, ऐसा नहीं कि हाँ कल पढ़ लूंगा, अभी मेरा मन हो रहा है सोशल मीडिया देखने का। कठोर मेहनत करके मन को कंट्रोल करना पड़ता है। उदाहरण आप एक छोटा सा समझना, आपको अच्छा लगेगा। कुम्हार होता है, कुम्हार समझते हैं, वो घड़े बना रहा था भाई गांव में। गीली मिट्टी से घड़े बनते हैं, कभी आपने देखा, वो चकला होता है ऐसे ऐसे गोल घुमाते रहते हैं और उसको शेप देते रहते हैं। तो गीली मिट्टी से उसने घड़े बना दिए 10। पता है, घड़े बनाने के बाद उसको कड़क धूप में रखना पड़ता है
ताकि वो कड़क धूप से वो क्या हो जाए, सूख जाए और सूख कर वो मजबूत हो जाए। क्या हुआ, जब वो 10 घड़ों को रख रहा था तो एक घड़े ने क्या सोचा, यार इतनी कड़क धूप को कौन सहन करेगा, छोड़ो यार अपन तो कड़क धूप में नहीं जाते। तो भाई क्या हो गया, पीछे से छिप गया कि अपन को कड़क धूप में नहीं जाना, अपन तो साइड में छुप जाओ, कुमार देखेगा भी नहीं, अपन कड़क धूप से बच जाएंगे। आगे सुनिएगा, रात को बहुत तेज बारिश हुई। रात को आउटकम बताइए, जो 9 कड़क धूप में सूख गए थे वो तो बच गए, उन्होंने उस बारिश को सहन कर लिया। जो गीली मिट्टी में था और जिसने कड़क धूप में जाने से अपने आप को रोक लिया वो खत्म हो गया, क्योंकि मूसलाधार बारिश से उसका अस्तित्व नहीं बच पाया। आउटकम्स क्या है, आउटकम ये है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। दूसरी बात, समय पर आना पड़ेगा। समय की तो बात है, वो सोचता है यार 2 दिन बाद चलेंगे तो काम नहीं होगा, भैया उससे पहली बारिश आ गई, मामला ही खत्म हो गया, टाटा बाय बाय सी यू लाला, खत्म हो गया मामला। इसलिए तो मम्मी पापा कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं, पढ़ाई का जब सही समय तभी करना है। आप 10 साल बाद सोचोगे तो रिग्रेट रहेगा, पछतावा रहेगा, काश पढ़ाई कर लेते तो डेंटल नहीं मिलती, एमबीबीएस मिल जाती। होता है, ये पछतावा है, ये रिग्रेट जीवन भर रहता है कि काश और मेहनत कर लेते, पुश कर लेते तो 10 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का जो गैप रह गया है वो नहीं होता। वो पछतावा साल भर, जीवन भर चलता है। इसलिए सही समय पर मेहनत करना भी तो काम की बात है। राइटिंग की बात होती है, राइटिंग अभी मान लो जिसकी खराब है, अब वो इंप्रूव करना चाहे तो बहुत समय लगेगा। सही समय कब था, एलकेजी एचकेजी का, जब पिताजी ने माताजी ने थप्पड़ कम मारे, अगर वो ध्यान से करते और बिल्कुल फोकस करते तो राइटिंग का एक एक शब्द चमकता। वो भी इंपॉर्टेंट है। और क्या, हम अपने बच्चों पे ऐसे करते हैं ना, अभी पता है एलकेजी एचकेजी में अभी 10 चांटे मारना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अभी अक्षर सही बन गए तो बन गए, अभी यहां पुचकार लिया तो भैया वो हमेशा ही सही समय की बात होती है। अब आपको डंडे मारने से आपकी राइटिंग थोड़ा सुधरेगी, हो गई जैसी हो गई। तो इन बातों से समझें यार, अब समय ना 120 दिन, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, भैया इसको अपन को 100% ऊर्जा से पढ़ना है। सही बात है क्या? चलो हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करेंगे, जहां आपको रिवीजन चाहिए वहां रिवीजन देंगे, फुल सिलेबस टेस्ट होगा, सेमी मेजर टेस्ट होगा, सब करेंगे जो एक इंस्टीट्यूट कर सकता है, 100% करेंगे। पर आपको भी उतनी ही ऊर्जा से मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो हाँ है क्या? चलो हैंग डालो। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। चलो अभी तक सरफेस कैसी थी? प्लेन। अब सरफेस कैसी हो गई? कर्व्ड। अब मैंने यहां रखा ऑब्जेक्ट, ये देखो ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली, ये लाइट रे निकली, बाउंड्री बनाओ। हाँ सर आप हमेशा बाउंड्री बनाना सिखाते थे, ये बाउंड्री बनाई, फिर क्या खींचा? नॉर्मल। अब याद करो एक एनएलएम का, पुरानी बात का, कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास होता है। देखो नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास होता है। ये लाइट रिफ्रैक्ट हुई, ये रिफ्रैक्ट हो गई। यार आपने तो रिफ्रैक्शन के बाद रंग बदल दिया। हाँ अपनी आदत है, इवेंट होने के बाद उसका क्या बदलते हैं? रंग बदल देते हैं। अब सुनना, ये दूसरी रे आई, सर इसको मैं बनाऊंगा, चलो कोशिश करो। सबसे पहले यहां नॉर्मल खींचो, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है, ये रहा सेंटर, ये नॉर्मल। अरे सर ये दूसरी रे तो नॉर्मल के अलोंग आ गई, तो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। बिल्कुल सही है सर। सर इमेज क्या होता है? आपने एक दिन सिखाया था, इवेंट के बाद वाली रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जहां ये कटेंगी वो इमेज। खुद सोच के बताओ, इज इट रियल और वर्चुअल? क्यों? क्योंकि रेस कन्वर्ज हो रही है तो पक्का पक्का मिलेंगी, मतलब ये इमेज कैसी है? रियल। चित्र बनाते जाइए। सेंटर तक की दूरी होती है आर, जिसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इमेज की दूरी होती है वी,
10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट की दूरी होती है u। पूरा चित्र अच्छे से बनाइए, तीर का निशान, चित्र काम का नहीं है पर कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर आएंगे। u क्या होता है, v क्या होता है, r क्या होता है। u होता है ऑब्जेक्ट की दूरी, v होती है इमेज की दूरी, और r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, r रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छे से देख लें। अब कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला होता है, जो मैं 10 बार काम में लेना है, वो है μ2 बाय वी, μ1 बाय यू, μ2 माइनस μ1 बाय आर। डेरिवेशन होता है, 12th बोर्ड में पढ़ाया जाता है, पर अपन आपको सीधा फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए। अभी हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, ना उसका कोई फायदा है, सीधा हमें रिजल्ट याद होना चाहिए। अब क्या गलतियां होती हैं, क्यों सामान्य बच्चा ऑप्टिक्स से भागता है, अब वो हिस्सा चालू हो रहा है। इंपॉर्टेंट होता है साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस में हमारी हालत खराब होती है। तो आज से पहला दिन है और अगले 6 दिन प्लस माइनस में आपको रोज सिखाऊंगा, तो आप बढ़िया से सीखना कि सारा खेल है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अगर आपने बढ़िया सीख लिया तो आपकी 90% दिक्कत हट जाएगी। साइन कन्वेंशन का ही सारा खेल है। तो अपन रोज प्यार प्यार से समझते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रोज समझोगे, अपने आप दिमाग में इतना बढ़िया बैठ जाएगा कि बढ़िया तैयार हो जाएगा। हमें पता है इसका रोल, जैसे जब हम मैग्नेट पढ़ाते थे तो रोज 6 दिन आपको डायरेक्शन ही सिखाई थी, बगैर शर्म के। रोज आते ही हमें पता था भैया मेन डायरेक्शन ही है। अगर डायरेक्शन बच्चे के दिमाग में बैठ गई तो उसका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो लिखें पहला पॉइंट इसी के नीचे, all distances are measured from pole। सारी दूरी हमेशा कहां से नापी जाएंगी, पोल से। हर बार आपको पोल पे आके ही खड़ा होना है। फुल स्टॉप लगा के इसमें लिखिएगा, पोल इज अ रेफरेंस पॉइंट। पोल इज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, इफ द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड। दूसरा बिंदु लिखिए, इफ डिस्टेंसेस आर मेजर्ड in the direction of, if distances are measured in the direction of incident light, then they are taken as positive। हिंदी में मतलब है, जब जब आप लाइट की डायरेक्शन में भागोगे तब तब दूरियां क्या ली जाएंगी, पॉजिटिव। अब इस चित्र में देखना क्या होता है, साइन कन्वेंशन रोज समझना है। ये बंटी को खड़ा कर दिया पोल पर, ये बंटी खड़ा हो गया पोल पर। हर बार कहां खड़ा होना है, पोल पर। लाइट की दिशा बताओ, लाइट की दिशा ये देखो, तीर का निशान कहां जा रहा है, आगे। लाइट के लिए मैंने आपको 2 बातें सिखाई हैं और अगले 6 दिन भी बोलूंगा, ध्यान देना। अगर लाइट की डायरेक्शन प्रश्न में ही दे रखी है
तो बात ही खत्म। और अगर नहीं दे रखी है तो कहां से शुरू करें? ऑब्जेक्ट से। दो वाक्य दिमाग में रचा लें, बसा लें। क्या? पहला, अगर लाइट की डायरेक्शन दे रखी है तो बात ही खत्म, और नहीं दे रखी है तो कहां से शुरू करनी है? ऑब्जेक्ट से। अब सुनना, बंटी को कहां खड़ा किया? पोल पे। बताओ, आर नापने के लिए बंटी कहां भागेगा? आगे। लाइट भी, तो आर पॉजिटिव। बताइए, वी के लिए कहां भागेगा? आगे, तो वी भी पॉजिटिव। यू के लिए कहां भागेगा? पीछे, यू नेगेटिव। और बताइए, तीनों आ गए? तीनों लिख दें। ये हमेशा नहीं है, ये केवल इसी डायग्राम में है। हर बार बदलेंगे तो इनको याद नहीं करना होता है, इसलिए कमेंट भी लिखते हैं। ये हमेशा नहीं है, ये केवल इसी डायग्राम के लिए एप्लीकेबल है। नियम कानून बड़े सरल है, बस आपको नियम फॉलो करना है। क्या? हर बार बंटी को पोल पे खड़ा करो, हमेशा पोल से ही भागना है। अगर लाइट की डायरेक्शन में भागोगे तो पॉजिटिव, अपोजिट भागोगे तो नेगेटिव। बोलिए, क्या ये बात ओके है? अब इसमें एक सबसे खिलाड़ी है भाई, म्यूटू। म्यूटू बहुत इंपॉर्टेंट है, इस म्यूटू को समझिए बढ़िया। म्यूटू का नाम है जो अगले 6 दिन चलेगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, जिस मीडियम में गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, पकड़िएगा। इस बिंदु पर रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट किस में गई? म्यू टू में। म्यू वन ना बोलना है ना लिखना है, केवल किस पर बात करनी है? म्यू टू। क्या है म्यू टू? रिफ्रैक्शन होने के बाद। जैसे इस चित्र में देखिए, इस बिंदु पर रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट ऐसे गई, तो किस मीडियम में गई? म्यू टू में। तो म्यू टू, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलिए, क्या ये बात सही है? अब कभी कभार वो पूछता है, यार इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल? अब आप खुद देखो, इस चित्र में रियल इमेज बन रही है, इसका मतलब रियल इमेज के लिए वी को हमेशा क्या होना पड़ेगा? तो ये बात भी लिख लो, रियल इमेज के लिए वी पॉजिटिव रिफ्रैक्शन में, ये भी लिखना रिफ्रैक्शन में। जब जब रियल इमेज बनेगी तब तब वी क्या आएगा? पॉजिटिव। उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर वी पॉजिटिव आ रहा है देन द इमेज विल बी रियल। इस चित्र में खुद देख लो, क्योंकि दोनों रेज आपस में कट रही हैं। हाँ सर, कट रही हैं, रियल इमेज। हाँ सर, वी बोलो, आगे भागना पड़ रहा है तो वी क्या है? पॉजिटिव। अब ये स्लाइड देख लो चकाचक, इसमें सब मसाला है अगले सभी न्यूमेरिकल का। अगर इसका एक एक बिंदु समझ में आ गया तो मजे आ गए। फॉर्मूला बढ़िया याद होना चाहिए, साइन कन्वेंशन, बंटी हमेशा पोल पे खड़ा होगा, पोल से बंटी को भागना है, लाइट का तीर का निशान बहुत जरूरी है, तीर के निशान के दो फंडे। अगर लाइट की डायरेक्शन दे ही रखी है तो बात ही खत्म, नहीं दे रखी है तो कहां से शुरू करनी है? ऑब्जेक्ट से। देख लो साहब, 1 मिनट का रेस्ट है, सारे बिंदु अपने स्लाइड के अगर आ गए तो काम बढ़िया हो गया। ये कहलाता है रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। अब जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए।
आराम से डायग्राम बनाइए, 2-3 सवाल मुझे करने दीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप भी करना, कहीं परेशानी नहीं है, सब किया जा सकता है। केवल यही बात आपको दिमाग में बैठानी है कि सब संभव है। सबसे पहले देखते ही क्या चमके, सर ये तो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। ठीक है साहब, अब कर्व्ड सरफेस का सवाल आते ही दिमाग में इस बात को बैठा लो, टेबल बनानी है, टेबल बनानी है। टेबल में क्या क्या है, μ2, μ1, u, v, r, बस। अगर ये आपने सही टेबल बना ली तो अपना सवाल सॉल्व। टेबल सही बना डाली, टेबल सही बना डाला तो लाइफ झेंगा लाला। बस ये वाला लाला वहीं आता है अपना, सेम टाटा बाय बाय सी यू लाला, ये वाला झिंगा लाला। तो टेबल अपन को सही बनानी आनी चाहिए। अब टेबल सही बनाना सीख लो। अब देखना, सारे शब्द वही बोलूंगा, हर सवाल में वही बोलूंगा, ये खूबसूरती है। क्या लाइट की डायरेक्शन दे रखी है? नहीं, तो बताओ कहां से निकालनी है? केवल एक रे निकाल दो, बस एक रे निकाल दो, सोचना नहीं है अंदर मुड़ेगी बाहर मुड़ेगी, कुछ नहीं, केवल एक रे निकाल दो। कहां से निकालोगे बोलो? ऑब्जेक्ट से। अब बताना छोटे छोटे प्रश्न, रिफ्रैक्शन के बाद, कम ऑन, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कहां गई? ईमानदारी से बताओ, क्या 3/2 में जाएगी? मतलब μ2 3/2। μ2 का नाम बोलो, कोई शर्म नहीं है, पूरा एक ही शब्द लाइन में, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई। गला कैसे अटक जाता है? बात करते हैं तो गला ही नहीं अटकता, यहाँ रिफ्रैक्शन लाइट सर, ऐसा क्यों होता है? एक ही सांस में बोलना चाहिए, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव। आप देखो गप्पे आप मारो, सर गारंटी है, शर्त लगा लो, 3 महीने में कहीं गला नहीं अटकेगा, 3 घंटे लगातार नॉन स्टॉप। फिजिक्स बोलने को कह दो बेटा, बायो सावर्ट लॉ बोल, सर डायरेक्शन इन सर अपोजिट, क्या होता है भाई साहब एकदम से? तो वैसा ही बोलो ना यहाँ भी सटीक, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता कितना? 3/2। जो बच गया वो कौन? μ1। अब ध्यान से देखना, ये बंटी खड़ा है, बंटी ऑब्जेक्ट के लिए कहां भागेगा? पीछे, लाइट आगे, तो u30 नहीं -30। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से देखो, लाइट का एरो बनाओ, देखो मैंने ऊपर लाइट का एरो बनाया है, बंटी खड़ा करो, ऑब्जेक्ट के लिए बंटी कहां भागेगा? पीछे, लाइट कहां है? आगे, 30 नहीं -30। अब इसका सेंटर बताओ कहां आएगा? सेंटर, सेंटर इसका गोला इधर नहीं होगा सर, मैं ऐसा ही कर देता हूं, मत कर, ऐसा नहीं होगा। तो इसका गोला कहां बनेगा लाला? इधर बनेगा ना, देख इधर बनेगा ना गोला भाई, तो इसका सेंटर कहीं यहां आएगा। सोचो, बताओ सेंटर कहां है? 20 पर। अब बताओ सेंटर तक भागने के लिए कहां भागेगा बंटी? पीछे, तो क्या होगा? -20। और 4-5 सवाल में जान लगानी है बस, फिर अपने आप सेट, टेबल बन गई। अब केवल गणित लगानी है, फॉर्मूला याद करो और फॉर्मूले में वैल्यू डालो, μ2/v, μ1/u, μ2 - μ1/r। पूरी जान लगा दो टेबल पे। अगर आपने टेबल सही बना ली तो काम हो जाएगा, टेबल सही बना लो। चलो अब वैल्यू रखेंगे भैया सब, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, सब लोग देखेंगे। चलो
सॉल्व करके देख रहे हैं। म्यू टू बोलो 3/2, वी पता नहीं, म्यू 1 1, यू बोलो -30, 3/2 -1, आर बोलो माइनस। अब सोच समझ के गणित करनी है, प्लस माइनस की गलती है उससे बचना है। 3/2v माइनस माइनस प्लस, 3/2 में से 1 गया 1, -20। घबराना नहीं है, हवा में नहीं करना, 1/30 उधर जाएगा, माइनस का 1/30। अच्छा ये 1/2 है, अब ठीक है, ठीक है। तो 2 और 20 कितना हो गया, माइनस का 1/40। बोलो अब सही है। एलसीएम बताओ 120, 40 तिया 30 4, तो 3/2v बराबर माइनस का 7/120, 2 का पहाड़ा 60, तो माइनस का 7v बराबर 180, v बराबर -180/7। देखो आप घबराना मत, आपके आंसर लगाएंगे हर बार, टेबल हमारी और आपकी सेम होगी, फॉर्मूला सेम होगा, हर बार आपका उत्तर अलग आएगा, तो उसमें घबराना मत, ये कॉमन है, ये आपकी 6ठी 7वीं की काबिलियत है, ट्रांसफर करना, एलसीएम लेना, तो हर बार आपका उत्तर अलग ही आएगा, तो उसे आपको काटना है और फिर बोर्ड से नकल मारनी है, हर बार अलग आएगा। कभी आप एलसीएम में ओह ये गलत हो गया, कभी ट्रांसफर, अरे यार ये गलत कर, तो हर बार होगा, उससे अपन को घबराना नहीं है, तुरंत वो करके उसको काटना है और बोर्ड से नया कॉपी कर लेना है, ऐसा हर प्रश्न में होगा। अब बताइए v माइनस आ रहा है, रियल या वर्चुअल, v पॉजिटिव आता तो रियल है, v माइनस आ रहा है, तो कभी कभार वो पूछे तो बताओ इमेज वर्चुअल। v माइनस में आने का मतलब है इमेज लाइट की डायरेक्शन में बनेगी या अपोजिट, अपोजिट। पहला सवाल था ऊपर से गया, कोई हवा नहीं लगी, कोई टेंशन नहीं है, 5 सवाल और इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, पेशेंस का ही खेल है भाई, पेशेंस नहीं खोना है, 5 बार और समझाना है, पेशेंस नहीं खोना है, और एक बार बच्चा समझ गया उसके सवाल बनने शुरू हो जाएंगे। अगला लिखिए, इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation find out the position of image of bubble, position of image of bubble, देखना अच्छा क्वेश्चन है। एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है, चित्र साथ साथ बना लीजिए, ये सेंटर है, ये पानी भरा हुआ है, यहां कोई बबल है या मछली है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, मछली 4 सेंटीमीटर पे नीचे है, रेडियस इसकी 10 है, पानी का म्यू 4/3 है, ये सेंटर है, यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, तो पहले तो वही बात बोलिए, क्या उसको मछली दिखेगी या मछली की इमेज, इमेज, तो सर ये तो आपने रटाया हुआ है, मछली की इमेज d/μ नहीं लगेगा, क्यों सर, वहां तो आपने याद कराया था भैया, वहां सरफेस प्लेन थी, यहां सरफेस कर्व्ड है। छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो लिख के काटा कि यार यहाँ डी अपरेंट बराबर d/μ नहीं लगेगा, क्योंकि ये किसके लिए लागू होता है, प्लेन सरफेस के लिए,
क्योंकि यहां सरफेस क्या है, कर्व। सरफेस कर्व्ड है, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब वही खेल, जैसे कर्व्ड सरफेस आ जाए दिमाग में पहला टेबल बनानी है। 10 सवाल ही करने हैं इतने मन से, 10 सवाल निकले, 11वें सवाल तक आते आते आप मस्त हो जाओगे। पर आपको 10 सवाल इतनी ईमानदारी से करने हैं कि टेबल बनानी है, मतलब बनानी है। सर ने बोला है टेबल बनानी है तो बनानी है। μ2 μ1 u v r, टेबल सही भर ली तो लाइव झिंगा लाला है। अब लाइट, लाइट के लिए सर गुप्ता जी आपने 2 बात बताई हैं। पहला वाक्य, लाइट की डायरेक्शन दे रखी हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं दे रखी हो तो ऑब्जेक्ट से निकालें। ये ऑब्जेक्ट से एक लाइट निकल गई। अब कहां मोड़ है, अंदर कुछ नहीं सोचना, बस ऐसे ही बाहर निकाल दो, कुछ नहीं सोचना, बस अपन को तो एक तीर का निशान चाहिए बस। अब बताना एक एक वाक्य है। μ2 रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, सर हाँ, सर हाँ, बेटा हाँ, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कहां गई, बाहर। बाहर मतलब हवा में गई, तो बताओ μ2 1। सर μ1, μ1 का ना तो नाम बोलना है ना μ1 के बारे में लिखना है। अगर μ2 पहचान लिया तो जो बच गया वो कौन है, μ1। जो बच गया, जो बच गया वो μ1 है। तो μ1 कितना है बेटा, 4/3। अरे बोलो। अब बंटी को खड़ा कर दो, लो सर। यहां क्या करेगा बंटी, सर पिछली बार हमने यहीं खड़ा किया था, तो तुम सवाल के हिसाब से बदलो ना। ओके सर, सर सर मत डांटो सर, बंटी यहां आएगा ना भाई। सर मैं तो प्योर नकल मारता हूं सर, आपने पिछली बार वहां खड़ा कर दिया, मैं बंटी को वहीं ले आया। अरे बंटी को पोल पे लाओ भाई, पोल कहां है, ऊपर। अब बताना, मजे आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट के लिए बंटी कहां भागेगा, नीचे। लाइट की दिशा, ये देखो तीर का निशान, ऊपर। भागेगा कहां, u-4। सेंटर के लिए भी कहां भागेगा, नीचे, -10। दोनों माइनस आएंगे। साइन कन्वेंशन में ही गलती होती है, वो बढ़िया समझना है। और एकदम सटीक वाक्य है, कहीं है ही नहीं ये शब्द मत चलते हैं फिजिक्स में, मुझे ये लग रहा है, सर मैं ऐसा सोच रहा हूं। मत सोच, जरूरत नहीं है। फिजिक्स में सटीक चलता है, इसमें u- होगा। ऐसा सर मुझे ये लग रहा है, सर लगता नहीं है, यहां तो सटीक होगा। बंटी को u के लिए कहां भागना पड़ेगा, नीचे, माइनस। लाइट के अपोजिट। सेंटर के लिए भी कहां भागना पड़ेगा, नीचे। अब वैल्यू पुट करनी, और वैल्यू में आपको ध्यान रखना ही है क्या, सर जो मैं सॉल्व करूंगा उससे आंसर अलग आएगा, तो वो अपन को ध्यान रखना है। पहले आप कर ले और फिर अपना काट के बोर्ड से सही लिख ले। μ2 1 v, μ1 4/3 u -4, 1 -4/3 r माइनस। अरे वैल्यू सही रखनी है, प्लस माइनस के साथ, गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कट गया, 1/3, 1 में से 4/3 -1/3। कोने में आके कर लेना, रजनीकांत नहीं बनना है, मैं हवा में करूंगा नहीं। 8वीं 9वीं 10वीं गणित का जिरोक्स करा के रख लो,
गणित के नंबर, 3 एलसीएम। इसलिए होशियारी नहीं, हम आपकी नस नस से वाकिफ हैं, इसलिए हवाबाजी नहीं, कोने में आके एलसीएम लेके कर लेना, -1/3। हाँ, मैं सीधा करूंगा। हाँ, -10/3, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 3, यही आएगा। देखो, माइनस का मतलब इमेज कैसी, वर्चुअल। लाइट के अपोजिट या लाइट के साथ, लाइट के अपोजिट। देखो, और मजे की बात देखो कितना मस्त है, मछली थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है। हाँ, देख मछली 4 पे थी, दिख कहां रही है, 3.33 पर, दिखनी भी चाहिए। कॉइन हल्का सा ऊपर दिखाई देता है, मछली ऊपर ही दिखेगी। हाँ, पर डी अपरेंट वाले सूत्र से नहीं आएगा, क्योंकि सरफेस प्लेन नहीं है, सरफेस कवर्ड है। अब कितना सेट है मामला, देखो आप कितने स्टेप आपने उसको साइंटिफिक तोड़ रखा है। टेबल बनानी है, लाइट की डायरेक्शन बनानी है, इसके लिए भी आपने तरीके बता रखे हैं। 2 ही तरीके हैं, अगर लाइट की डायरेक्शन दे रखी हो, बात खत्म, और नहीं दे रखी हो तो ऑब्जेक्ट से शुरू करनी है, और उसके बाद सही फॉर्मूला। 3 बातों में आपने सवाल को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से तोड़ा हुआ है। आप इसको फॉलो कर लोगे, आपके भी सारे सवाल बन जाएंगे। अगला लिखिए। चलो अगला करेंगे। अब ये नया सवाल है, थोड़ा ध्यान से करना, मत बात कर, बंटी नहीं बबली है, लगातार बात करते हैं। चित्र बना लो, वही नियम कानून फॉलो करना, देखना आपको मजे आएंगे कि यार कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब इसमें कुछ बातें सोचने की हैं, वो भी देखना। अब एक एक शब्द वही बोल रहा हूं। पहला, लाइट की डायरेक्शन दे रखी हो तो वेल एंड गुड। हाँ सर, इसमें तो तीर के निशान दे रखे हैं, तो लाइट तो पहले से सेट हो गई, आगे जा रही है। सही शब्द बोलो। सर एक पंगे हो रहे हैं सर, लाइट तो ऑब्जेक्ट से आती है सर, सर ऑब्जेक्ट तो उधर है तो लाइट तो ऐसे जाएगी सर। सब गलत है। लाइट की डायरेक्शन दे रखी है मतलब दे रखी है। पता है ये ऑब्जेक्ट रियल नहीं है, वर्चुअल है। सर ये क्या बात होती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आज आपको और बात सिखाता हूं। इमेज कौन डिसाइड करता है, इवेंट के बाद वाली रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आज सोचो, ऑब्जेक्ट कौन डिसाइड करता है, इवेंट से पहले, मतलब इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये इंसिडेंट रे है, क्या पीछे कटेंगी क्या, नहीं, कहां कट रही है, आगे। आशीष सर डॉट डॉट क्यों बनाया है, पता है क्यों बनाया है, क्योंकि जब ये कर्व्ड सरफेस से पास होंगी तो ये सीधी जा ही नहीं पाएंगी, मतलब जीवन में कभी भी इंसिडेंट रे कटेंगी नहीं।
इतना मैं निबंध नहीं लिखना, पर अपने दिमाग में समझना है कि ऑब्जेक्ट कौन होता है। 10वीं क्लास वाले बच्चे से पूछते हैं ऑब्जेक्ट कौन होता है, सर ऑब्जेक्ट ओ होता है। सर इमेज, सर जहां आई होता है वो इमेज। ये 10वीं क्लास के बच्चे के लिए परिभाषा है, अपने लिए नहीं है। तो क्या होती है परिभाषा ऑब्जेक्ट की, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वहां लिख लो ऑब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, उत्तर लिखिए इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होता है ऑब्जेक्ट। अब बताओ क्या इंसिडेंट रे कहां कट रही है, पीछे तो कट नहीं रही है, आगे कट रही है। आगे वो कट नहीं सकती, पूछो क्यों नहीं कट सकती, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो सीधी जाएगी नहीं, बैंड हो जाएगी। और बैंड होने के बाद उनका नाम इंसिडेंट रे रहेगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। क्या आप मेरी बातें समझ रहे हैं? मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही, पर कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देख लो तसल्ली से, कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा, यही तो इस सब्जेक्ट की सुंदरता है। अब सर टेबल बना दो, आ जाओ, टेबल बनानी है। टेबल में μ2 μ1 u v r। थोड़ा चेहरा खुश मन का रखते हैं, एकदम ऐसे सड़ा हुआ मुंह बना के नहीं रखते कि सर मैं जैसा दिमाग में सोचता हूं वैसा मेरे चेहरे पे भी खुश रखिए, खुश से चीजें बहुत अच्छी, स्माइलिंग फेस रखिए यार, एकदम अपन ऐसा। अरे क्लास में सर कोई बात बोलते हैं, मैं तो सिर्फ ऐसे मुंह बना के बैठा रहता हूं बस, ऐसा नहीं। क्लास में जैसा एटमॉस्फेयर है उसके साथ इन्वॉल्व होंगे ना तो खुश मन रहता है, चीजें बढ़िया समझ में आती हैं। एकदम ऐसा नहीं होता कि एकदम टाइट मुंह बना के बैठे रहते हैं, कई तो ऐसे बैठे रहते हैं, 2 स्टैंड लगा दो, गद्दी लगा दो, उसमें ला के रख देंगे अपना मुंह। ऐसा थोड़ी ना होता है, थोड़ा सा अपन को एक्टिव रहना पड़ता है ना। चलो अब आओ μ2। μ2 बताओ, रिफ्रैक्शन होने के बाद, रिफ्रैक्शन कहां हुआ बताओ, क्या इधर होगा, क्या इधर होगा, बताओ रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कहां गई, 3/2, तो μ2 3/2, जो बच गया वो μ1। अब ध्यान देना, यह एक नई बात आएगी, ये बंटी खड़ा हुआ पोल पर, सावधान, ऑब्जेक्ट के लिए भागने के लिए बंटी कहां, आगे, लाइट भी 20 नहीं +20, रेडियस इसका सेंटर आगे ही आएगा क्योंकि इसका गोला आगे ही तो बनेगा। तो बताओ बंटी सेंटर के लिए भी R+40, रट नहीं सकते, यहां दोनों पॉजिटिव थे, पिछले में दोनों नेगेटिव थे, उसके पहले में एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था। हर चीजें बदल सकती हैं, इसलिए इनको रटने का प्रयास नहीं करना, रटने का प्रयास नहीं करना। आइए लास्ट वाक्य एक बार और बोलिए, लाइट, अगर लाइट की डायरेक्शन दे रखी हो तो बहुत ही बढ़िया, इसमें दे रखी थी, लाइट आगे जा रही है। दूसरा वाक्य, नहीं दे रखी हो तो कहां से शुरू करनी है, ऑब्जेक्ट्स, पहली खास बात। दूसरी खास बात, सही टेबल बनानी जरूरी है। तीसरी खास बात, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई वो कौन, μ2। चौथी खास बात, सही फॉर्मूले में वैल्यू सही पुट करनी आनी। 4 बातें फॉलो कर लीजिए, एक सवाल भी नहीं अटकेगा। क्या बात क्लियर है? चलो रख देते हैं। अब मुझे चाहिए फॉर्मूला μ2/v, μ1/u, μ2 - μ1/r। μ2 बता, μ2 बता 3/2, μ1 बता 1, u बता, u बता, r बता, r बता 40, 1/20, 1/2/40, 3/2v, 1/20, 1/80, 3/2v,
1/80 प्लस 1/20, 3/2v प्लस एलसीएम 80, तो 3/2v 5/80, 5 का पहाड़ा 16, 2 का पहाड़ा 8, v प्लस 24, प्लस का मतलब रियल इमेज। अरे जनता, प्लस का मतलब रियल इमेज, प्लस का मतलब रियल इमेज। आप देखो 3-4 प्रश्न करते ही आप कंफर्ट जोन में आ रहे हो। 10 सवाल आपने कर लिए ना भाई, आप यूं नाचने लग जाओगे कि अरे सर मेरे तो कर्व्ड सरफेस समझ में आ गया। आएगा ही यार, इफ एंड बट ही नहीं है, 100% आएगा। लास्ट प्रश्न लिखिए आज का। हाँ, लाइट की डायरेक्शन अगर दे रखी हो तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रखी हो तो ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलो लिखो। इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, calculate the refractive index of the material of sphere. Refractive index of the material of sphere. अब पहला कंफर्ट जोन, सर लाइट की डायरेक्शन दे रखी है तो अपने दिमाग नहीं लगाना, तो ये बात तो तय हो गई। हाईलाइट करके मोटे पेन से बना दो, लाइट कहां जा रही है, आगे। एक एक बात का ध्यान रखो भाई, सवाल गलत कैसे हो जाएगा यार। पूरा उसमें डूब जाओ, कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओ, गलत कैसे हो जाएगा। अपने आप से कमिटमेंट करो कि यार मुझे एक एक बात समझनी है, गलत नहीं होने देना है सवाल को। आज थोड़ा सा होमवर्क कम कर रहा हूं, 5-6 सवाल, ताकि किसी का पुराना कुछ पेंडिंग रह गया हो तो निपटाओ। संडे को होमवर्क ज्यादा आने वाला है, 40 सवाल मिलेंगे और बिल्कुल मन खुश करके 40 के 40 करने, सारे 40 बना के लाने, और नया होमवर्क दूंगा 40 सवाल का। हाँ जी, टेबल बोलो। म्यू 2 रिफ्रैक्शन के बाद कहां गए, स्फीयर में, स्फीयर का पता ही नहीं, म्यू 1 जो बच गया 1, यू यू बंटी को खड़ा किया, बंटी को खड़ा किया, बताओ रेस तो कहां से आ रही है, इन्फानाइट से। सर आपने तो कहा था उनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है ही नहीं ना भाई, ये देखना, ये इंसिडेंट लाइट है, तो सर इंटरसेक्शन ये रहा ना सर। अरे ये इंसिडेंट थोड़ी ना है, अब ये रिफ्रेक्टेड हो गई। इंसिडेंट का इंटरसेक्शन ढूंढ, इंसिडेंट पैरेलल है, कहीं भी नहीं कटेंगी, ना आगे ना पीछे, इंसिडेंट कभी कटेंगी ही नहीं। इसका मतलब यू कितना, इनफाइनाइट। वी में मजे आएंगे, वी प्लस का 2r, प्लस का 2r, क्यों, ये बंटी खड़ा किया, इमेज तक भागना है, बंटी इतना भागेगा, लाइट भी आगे, इमेज तक भागने के लिए बंटी को भी आगे भागना पड़ेगा, प्लस का 2r। बताइए रेडियस, आर मत बोलो, प्लस आर। पूछो प्लस आर क्यों, क्योंकि बंटी को सेंटर तक भागने के लिए आगे ही भागना पड़ेगा। टेबल पूरा 100% ध्यान टेबल पे लगा दो, एक एक चीज समझ लो, घर जाके यही प्रश्न वापस करो, सही टेबल बनाओ, सही टेबल बना दी ना, काम हो जाएगा। तो म्यू 2 बाय वी, म्यू 1 बाय यू,
म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, म्यू टू म्यू वी टू आर, म्यू वन वन, यू इनफाइनाइट, तो म्यू बाय टू आर ये जीरो, म्यू माइनस वन बाय आर, तो म्यू बाय टू आर, म्यू माइनस वन बाय आर, क्रॉस कर दीजिए, टू म्यू माइनस टू उधर ले जाइए, टू म्यू माइनस म्यू, भैया म्यू टू आ रहा है भाई, म्यू टू आ रहा है क्या, देख लो सही है म्यू टू। चलो अब होमवर्क लिख लो, होमवर्क बचाएगा, रोज आपको समझाते हैं, जिस दिन आपके बात दिमाग में बैठ गई वहीं से काम बढ़िया हो जाएगा। होमवर्क मतलब करना ही है। ईएलपी नंबर 5 पे आ गए हैं भाई, ईएलपी नंबर 5, सवाल नंबर पहला और दूसरा, ईएलपी नंबर 5 पहला और दूसरा साथ साथ शुरू करो, जिसने अभी तक शुरू नहीं करी आज भी कर सकता है, आज से इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू हो गया है, तो जिसने पुराना नहीं किया वो संडे को कर लेना पेंडिंग, अभी वर्तमान वाला निपटाओ। ईएलपी नंबर 5 पहला और दूसरा, मॉड्यूल, मॉड्यूल लिखो, कॉन्सेप्ट बिल्डर, कॉन्सेप्ट बिल्डर 6, कॉन्सेप्ट बिल्डर 6, कॉन्सेप्ट बिल्डर करो, पूरा मॉड्यूल एकदम बढ़िया तैयार होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्डर 6 पहला और दूसरा दो ही है उसमें, तो दो और दो कितने हो गए, 4। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 56, 57, 58, एक्सरसाइज 1 56, 57 और 58। मजे की बात ये 7 के 7 सवाल आज वाले इस फॉर्मूले पर हैं। अब आप 7 बार ये और लगा दोगे तो यार तैयार हो जाएगा ना, बढ़िया काम हो जाएगा, पर अपन को 7 बार इतनी ही ईमानदारी से करना है। हर बार क्या बनानी है, टेबल, हर बार। और लाइट के बारे में क्या याद रखना है, अगर डायरेक्शन दे रखी हो तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रखी हो तो कहां से शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट्स। बोलो क्लियर है, कल आगे पढ़ेंगे, कल लेंस शुरू करूंगा, तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करनी है। चलिए थैंक यू सो मच। कौन सा वाला नहीं बन पाता, ये वाला नहीं बन पाता।